आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सपर्ट जो कि वैक्सीन के बारे में हर सवाल का जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और कोवैक्सीन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टर जो हैं संजय राय जी, डॉक्टर संजय राय जी। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आसानी से वैक्सीन कब मिलेगी सर? ये बताना तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे बता सकता हूँ कि वैक्सीन कितनी कारगर है या किन को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। वैक्सीन मिलेगी। देखिए, थोड़ा सा जो है डेफिनेटली डिमांड ज़्यादा है, उतनी सप्लाई नहीं है। इस सप्लाई को कम किया जा सकता है कुछ अगर साइंटिफिक जो भी एविडेंसेस हैं उस पे। जैसे एक है किसी को नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद वैक्सीन देना। कोई भी हमारे पास दुनिया में ऐसे एविडेंसेस नहीं है कि उसका कोई बेनिफिट है। इस एजम्पशन के साथ देते हैं हम कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद वैक्सीन जो है बेटर हो सकता है, बूस्टर का काम करेगा, बट इसका कोई एविडेंस नहीं है। आज की डेट में नेचुरल इन्फेक्शन जो है लंबे दौर तक और अच्छा प्रोटेक्शन दे रहा है। अब तो 15 करोड़ से ज्यादा केसेस हो गए हैं। अभी जो है आप लोगों को भी अनुभव हो रहा होगा, और ये हम लोग पिछले 6 महीने से कहते हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन बेटर प्रोटेक्शन अभी दे रहा है और उनको प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं लेना चाहिए। कल अगर ऐसा एविडेंस आ जाता है कि नहीं उनको भी देने की जरूरत है तो उनको देना चाहिए। अभी ये माना जाए कि ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को कोविड-19 यानी कोरोना हो चुका है तो फिर उनको वैक्सीन पे उनको वैक्सीन की जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी एक तरह के एंटीबॉडीज है, यानी कि शरीर में लिम्फोसाइट जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग है कि अगर आपको ये बीमारी होती है तो आप इससे कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2 डोजेस के बीच का जो अंतराल है ये कितना होना चाहिए, और कोविशील्ड और कोवैक्सीन में ये क्या अंतर में फर्क है क्या? क्योंकि आज कोविशील्ड की कुछ फ्रेश गाइडलाइंस भी निकली हैं, जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो कोई भी कब इफेक्टिव होगा वो उसी के लिए ये क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, सेफ्टी के लिए किए जाते हैं, इफेक्टिव कितना वैक्सीन है उसके लिए किए जाते हैं, और कितना ज्यादा उसको और इफेक्टिवनेस उसको बढ़ाया जा सकता है। जो कोवैक्सीन है जो हिंदुस्तान की पूरी तरीके से इंडिजिनस है, भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाया है, उसके सारे क्लिनिकल डेवलपमेंट से लेके क्लिनिकल ट्रायल तक सारे फेजेस के यही हुए, प्री क्लिनिकल ट्रायल भी यही हुए। उनका जो है 4 वीक इंटरवल पे ही है आज की डेट तक। सो 4 to 6 वीक में कभी भी 4 वीक के बाद दिया जा सकता है। जितना आप डिले करेंगे उतना ही प्रोटेक्शन जो है आपका डिले होता जाएगा, क्योंकि 2 डोज लेने के 2 हफ्ते के बाद माना जाता है कि प्रोटेक्शन हो रहा है। तो अगर आपने डिले कर दिया तो इसलिए जो है उसमें डिले करने की जरूरत नहीं है आपका, नहीं तो प्रोटेक्शन डिले हो जाएगा। जहां तक कोविशील्ड है, कोविशील्ड का जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था यूके, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका में, फर्स्ट इन 3 कंट्रीज में हुआ था। वो साउथ अफ्रीका के डेटा को उन्होंने पब्लिकेशन में नहीं लिया था, ब्राजील एंड यूके का लिया था, जिसमें उन्होंने 4 वीक इंटरवल पे दिया था। उसमें उनकी जो एफिकेसी 62.1% आई थी। बट उसमें जब उन्होंने सब ग्रुप एनालिसिस किया, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में भी सभी लोग नहीं आ जाते हैं 4 वीक पे, कुछ लोग 6 हफ्ते पे, 8 हफ्ते पे आए, प्लस बाद में भी जब वैक्सीन का रोल आउट हुआ तो उन्होंने देखा कि जो लोग 8 हफ्ते पे ले रहे हैं या 6 वीक के बाद ले रहे हैं उनमें इम्यूनोजेनिसिटी ज्यादा हो रहा है, उनमें प्रोटेक्शन लेवल बेटर है जो लोग 4 वीक से। तो फिर उनका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपनी गाइडलाइन चेंज की बेस्ड ऑन उनके रिकमेंडेशन, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के रिकमेंडेशन पे, कि इसको 6 to 8 वीक कर दिया जाए। अभी की गाइडलाइंस में 6 to 8 वीक है। फिर उन्होंने ये देखा कि जो लोग 12 वीक बाद ले रहे हैं उनको जो है और बेटर प्रोटेक्शन है 6 to 8 वीक से लेने के बाद भी। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर 12 वीक का ये 3 महीने का गैप हो जाएगा तब तक आप प्रोटेक्टेड नहीं है अच्छी तरीके से। तो जो है पब्लिक हेल्थ में हमेशा हम कहते हैं कि बैलेंस करना पड़ता है कि बेनिफिट कितना है और रिस्क कितना है। अगर रिस्क कम हो गया तो 12 वीक किया जा सकता है, बट अभी जिस तरीके से रिस्क ज्यादा है उसमें 12 वीक का करने का जो है पॉइंट नहीं है। 6 to 8 वीक जो है जो उनका पहले का रिकमेंडेशन था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी गाइडलाइंस जारी की हुई है, वह सही है जी। तो कोवैक्सीन 4 से 6 हफ्ते और कोविशील्ड जो है 6 से 8 हफ्ते। अब मेरा अगला सवाल ये है कि मान लीजिए आप कई जगह जो है ये वैक्सीन की डोसेज और सप्लाई का अभाव है, तो जो दूसरी डोज के लिए जो रुके थे, जो कम से कम 6 हफ्ते रुके थे या 7 हफ्ते रुके थे, अब जो है वो 9वां हफ्ता 8वां हफ्ता खत्म होने आ रहा है, 9वां हफ्ता शुरू हो रहा है, 10वां हफ्ता हो गया। तो अब अगर ये मेरे 2 डोजेज में डिले होता है तो क्या मुझे फिर से 2 डोजेज लेनी पड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले ही मैंने बताया कि इवन 12 हफ्ते पे और प्रोटेक्शन ज्यादा होता है
ये जो उनके रिकमेंडेशंस आए हुए हैं, थोड़ा सा कोविशील्ड की अगर बात कर रहा हूं तो वह जो है कोविशील्ड आप कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इवन कोवैक्सीन भी अगर ले रहे हैं, डिले अगर आप कर रहे हैं तो जो दूसरी डोज लेने के बाद जो प्रोटेक्शन आना है, दूसरी डोज लेने के बाद उतना आएगा। लेकिन अगर जब तक आपने सेकेंड डोज नहीं लिया हुआ है तब तक आप प्रोटेक्टेड नहीं है। इसलिए जो है 4 हफ्ते बाद जब भी आपको मौका मिले वह ले लेना चाहिए अगर कोवैक्सीन लगा रहे हैं, और 6 हफ्ते के बाद जब भी मौका मिले तो कोविशील्ड लगा लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से जैसे वैक्सीन नहीं अवेलेबल है या किसी और कारण से जो है आप नहीं लगवा पाते हैं, इवन 2 या 3 महीने भी हो जाते हैं, तो भी जब भी आपको वैक्सीन मिल जाए उस समय आपको ले लेना चाहिए। एक और सवाल है डॉक्टर साहब कि जब आप मान लीजिए मैंने दोनों डोसेज लगा ली, अब मैं कब तक प्रोटेक्टेड हूं? ये वैक्सीन की 2 डोज का असर जो है कब तक रहेगा? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आज की डेट तक हमारे पास कि कितने समय तक रहेगा इसका कोई डेटा ऐसा अवेलेबल नहीं है कि कब तक प्रोटेक्शन है। और प्रोटेक्शन इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन उतना नहीं है, जो प्रोटेक्शन है सीवियरिटी से प्रोटेक्शन है। ये सारे वैक्सीन का ये है। कई जगह तो जैसे यूएस में देते हैं तो उनको इन्फॉर्म करके देते हैं कि आपका इन्फेक्शन से कम ये है बचाव, सीवियरिटी से ज्यादा बचाव इस इन्फेक्शन में, तो ये है। बट कब तक सीवियरिटी से भी बचाव है इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो भी अवेलेबल डेटा के बेसिस पे कहा जा सकता है कि अभी चूंकि 6-7 महीने से ही, जनवरी से ही लगना शुरू हुआ है, उसके पहले क्लिनिकल ट्रायल हुए थे, उसके डेटा पे कि ऑलमोस्ट 1 ईयर तक होना चाहिए इससे प्रोटेक्शन, अगर उस वेरिएंट के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है उसके अगेंस्ट अगर हम दे रहे हैं तो यह होना चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे यह है, और इस पर आपने शुरुआत में भी बात की थी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा और इससे विस्तार से बताइए कि अगर मैं कोविड-19 या कोरोना से अभी ठीक होकर निकला हूं तो क्या मुझे कितने देर रुकना चाहिए वैक्सीन लगवाने से पहले? देखिए, जो आज तक ग्लोबल एविडेंस ये है, मैंने वही कहा कि और अच्छे पब्लिकेशंस हैं उन पे हमें साइंस पे विश्वास करना चाहिए। मैं चूंकि साइंटिस्ट हूं तो मैं सिर्फ संभावनाओं पे बात नहीं करूंगा कि ये भी हो सकता है। आज की डेट में जो भी एविडेंस हैं वो ये शो करते हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है, तो उनको जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि इस तरीके से हम कुछ सेव वैक्सीन को सेव करके उन लोगों को दे सकते हैं जिनको जरूरत है। तो आज की डेट में अगर आप उभरे हैं तो मैं तो ये कहता हूं कि सबसे भाग्यशाली हैं जो कोविड सर्वाइवर है, क्योंकि बेस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन आज की डेट में कोविड सर्वाइवर है, न कि वैक्सीन लेने के बाद है। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब, कई बार अब की बार ऐसा हुआ है जब वैक्सीनेशन का पहला डोज लगने के बाद अगर किसी को कोविड हो जाता है तो फिर वो दूसरा डोज कब लगाए? देखिए, मैंने वही कहा कि नेचुरल इन्फेक्शन एक बार हो गया तो अब उसका जो है एंटीबॉडीज लेवल, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद जो है एंटीबॉडीज ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनता है। पूरे वायरस में जब वायरस आपके शरीर में आता है तो मल्टीप्लाई करता है, और जितना मल्टीप्लाई करता है हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता रहता है, तो उतनी ही जो है आपके इम्यून रिस्पांस जो है बेटर होते हैं। इसलिए इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी अच्छी डेवलप हो जाती है, जो सेलुलर इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन बेटर होता है, क्योंकि ये वायरस जो है सेल्फ लिमिटिंग है, बॉडी इसको खत्म करती है। आज तक हमारे पास कोई ड्रग ऐसी नहीं है जो इस वायरस पे बहुत ही इफेक्टिव हो, जो हम ये कह दें कि ये ड्रग दे देंगे तो ये वायरस किल हो जाएगा। शरीर की अपनी इम्यूनिटी ही, इवन किसी की कम हो या बेटर हो, शरीर की अपनी इम्यूनिटी ही उस वायरस को किल करता है। वह जो है थोड़ा सा किसी में कम समय लेता है, किसी में ज्यादा, बट 1 to 2 वीक टाइम में जो है वायरस की जो है लाइफ है वो खत्म हो जाती है शरीर के अंदर जो रहती है। अच्छा, अब मैं जो 2 सवाल है मैं एक साथ जोड़ के आपसे पूछ रहा हूं। एक ये कि अगर आप, एक तो आप कह रहे हैं कि अगर आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं तो आपको जरूरत नहीं है वैक्सीन की, लेकिन अगर मैं वैक्सीन लगवाता हूं जो एविडेंसेस है तो क्या मुझे दोनों डोज लगाना जरूरी है? क्या मुझे दोनों डोज लगाना जरूरी है, या फिर मैं एक डोज ही अगर लगवाऊं तो भी मेरे अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी? नहीं, अगर आपको कोविड नहीं हुआ है तो आपको दोनों डोज लगाना जरूरी है। अगर कोविड हो गया है तो आपको चाहे एक डोज के बाद, दोनों डोज के बाद या बिना लगाए, तीनों कंडीशन में जो है आपकी इम्यूनिटी जो है, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी बेटर प्रोवाइड कर रहा है जो एविडेंसेस हैं और अच्छा दे रहा है, तो फिर उसके बाद वैक्सीन लेने का कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। नुकसान नहीं है, ये कह सकते हैं, कुछ ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है, बट अगर मिलियंस में भी एक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी रिस्क पे क्यों डालना है अगर कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। नुकसान जो सबसे ज्यादा ये है कि हम एक डोज को वेस्ट कर रहे हैं,
नीडी को दे देनी चाहिए, उसको देना चाहिए। तो इसलिए जो है कोई भी सिंगल केयर, एक बार इन्फेक्शन हो गया, मतलब एक डोज लेने के बाद इन्फेक्शन हो गया, बिना डोज लिए इन्फेक्शन हो गया, 2 डोज लेने के बाद इन्फेक्शन हो गया, जब भी नेचुरल इन्फेक्शन हो गया तो आप बेटर प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए एक डोज लेने के बाद भी आप नहीं लेते हैं तो भी उतने ही प्रोटेक्टेड है जितना लेने के बाद जो एविडेंस अभी तक है। कल अगर चेंज हो जाएगा तो अलग बात है, अभी तक है कि 7-8 महीने तक का एविडेंस था वह जो है अभी वही एविडेंस है कि एटलीस्ट यू आर प्रोटेक्टेड। डॉक्टर साहब, आप बच्चों की बात करते हैं, जहां आप हमसे जुड़े, हमारे साथ जुड़े लाइव, उससे पहले हमने ये खबर दर्शकों को बताई कि कोवैक्सीन की जो है, भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, उसके फेज 2 ट्रायल शुरू हो गए। 525 लोगों के ऊपर शुरू हो चुके हैं। 2 से 18 वर्ष की आयु के बीच में इनको ये वैक्सीन लगाई जा सकती है कि नहीं? तो आपके हिसाब से बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक मिलेगी? देखिए, ये एक अच्छा है क्योंकि कदम है, क्योंकि बच्चों के लिए हमारे पास कोई सेफ्टी का डेटा नहीं है, इम्यूनिसिटी का डेटा नहीं है, एफिकेसी का डेटा नहीं है। और जब तक डेटा ना हो तब तक जो है कि बच्चों में कितना सेफ है, सेफ के साथ साथ इफेक्टिव भी है कि नहीं, उनको देने की जरूरत है कि नहीं। तो इसलिए जो है जो अभी DCGI ने किया, अभी शुरू नहीं हुआ है बट जल्दी जो है ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। DCGI ने अभी कहा है कि उस पर ट्रायल करना चाहिए। तो ये जो ट्रायल के प्रोसीजर होते हैं, फेज 1 इसमें नहीं करना है, फेज 2 फेज 3 ट्रायल करना है, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब 3 to 6 मंथ का टाइम ले सकता है एविडेंस जनरेट करने में। अभी जो है तो ट्रायल जो जस्ट DCGI ने कहा है कि ट्रायल करनी चाहिए इस ग्रुप में। सो 2 to 18, अभी 2 to 18 वर्ल्ड में किसी ने भी किसी वैक्सीन के लिए नहीं किया है, फर्स्ट वैक्सीन के लिए होने जा रहा है। जैसे US और कनाडा ने अभी अप्रूव भी किया हुआ है, तो 12 ईयर्स के एबव किया हुआ है, उसके नीचे के लोगों को नहीं किया हुआ है। ये तो रही साइंस की बात कि डेफिनेटली हमें जनरेट करना चाहिए जी। रही वैक्सीन देने की बात, अभी अगर सेम वैक्सीन भी आ जाता है सेम स्ट्रेन के साथ, जिस तरीके का फेज 1 था हमारे कंट्री में, फेज 2 था या पूरी दुनिया में, तो जो भी ग्लोबल एविडेंस है वो ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चों में ये अभी माइल्ड डिजीज है, सीवियर नहीं डिजीज है। बच्चे जो है उतने ही इन्फेक्ट हुए हैं जितने एडल्ट हुए हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में ऑलमोस्ट 60% जो है सीरो सर्वे हुआ था, उसमें ये बताया गया कि एडल्ट से ज्यादा बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं उस सीरो सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार। बट बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं हमें पता नहीं चलता क्योंकि बच्चों में बहुत ही माइल्ड डिजीज है। तो वैक्सीन जो है आज की डेट में अभी बच्चे प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं होने चाहिए, बच्चों को देने से कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं दिख रहा है, बट एविडेंस जरूर जनरेट करना चाहिए कि कल अगर कोई खतरनाक वायरस आ गया और हमारे पास सेफ्टी और एफिकेसी का डेटा है तो वायरस वैक्सीन में थोड़ा सा चेंज करके उसको लाया जा सकता है। एक की अलग अलग वैक्सीन तैयार हो रहे हैं, जॉनसन एंड जॉनसन की एक वैक्सीन का काम चल रहा है जो कि सिंगल डोज वैक्सीन होगी, लेकिन क्या बच्चों को जब वैक्सीन आएगी तो भी अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग प्रयोग होगा? किसी का सिंगल डोज होगा, किसी का डबल डोज होगा। और ये भी कि एज अ साइंटिस्ट, एज अ डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि किस उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगानी चाहिए? देखिए, बिल्कुल दो चीज है, एक तो एविडेंस जनरेट करना, साइंटिफिक एविडेंस जनरेट करना वह जरूरी है, और बिल्कुल अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग डोज शेड्यूल है, और क्लिनिकल ट्रायल में वही प्रूफ हुआ है कि किसी का सिंगल में इतनी सेफ्टी एफिकेसी है तो वही फॉलो होगा। तो बच्चों में भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का डोज शेड्यूल और शेड्यूल भी वही रहेगा। जिनका सिंगल डोज है सिंगल, डबल डोज है, कुछ वैक्सीन के ट्रिपल डोज के भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में है। इस समय जो दुनिया में 13 वैक्सीन लग रहे हैं वो सारे डबल डोज में है। रही बात आपने अगला किया था कि बच्चों की, आज की डेट में जो स्ट्रेन सर्कुलेशन में पूरी दुनिया में चल रहे हैं, इंक्लूडिंग ये 4 जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो चल रहे हैं, उनमें जो है बच्चों को प्रायोरिटी ग्रुप में मैंने पहले कहा कि नहीं देने से कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं लगता, क्योंकि बच्चों में ये डिजीज बहुत ही सीवियर नहीं है, एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए, ओवरऑल जो है सीवियर नहीं है। अभी सीवियरिटी जो है एल्डरली कोमॉर्बिड कंडीशन, और उसके बाद जैसे जैसे एज घटता जाता है सीवियरिटी का परसेंटेज कम होता जाता है, तो बच्चों में नहीं है, तो बच्चों प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं होने चाहिए। अगर उनको हम अभी देना शुरू करें तो वह जो है साइंस का दुरुपयोग कहा जाएगा, सदुपयोग नहीं कहा जाएगा, ये मानना है। एविडेंस की अगर हम बात करें, संभावनाओं की बात करें तो कुछ भी हो सकता है। पूरी दुनिया में 15 करोड़ से ज्यादा हो गए, इसलिए नहीं दिया सकता। कल नया वेरिएंट आ गया तो उसके अगेंस्ट आज जो हम वैक्सीन देंगे वो इफेक्टिव नहीं होगा, अगर कोई खतरनाक वेरिएंट आ गया। इसलिए हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए, वेरिएंट को पता करना चाहिए क्या बच्चों के लिए कोई खतरनाक वेरिएंट आ रहा है, और उस समय इमीडिएट हमें तब देने से कोई फायदा होगा। पहले से देखे
कि नया कोई वेरिएंट आ गया, अगर नया वेरिएंट आ गया तो इम्यूनिटी एस्केप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, इसको मैं जोड़ के आपसे कह रहा हूं, दो चीजें। एक, क्या गर्भवती महिलाएं जो हैं वो कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन ले सकती हैं या नहीं, और ऐसे कौन कौन से जो कोमॉर्बिडिटीज हैं या कंडीशंस हैं जब आप ये वैक्सीन नहीं ले सकते? तो दोनों का अगर आप साथ में जवाब दे दें डॉक्टर। बिल्कुल, गर्भवती महिलाओं के लिए हिंदुस्तान में अभी हम नहीं दे रहे हैं, हमारे पास सेफ्टी का कोई डेटा नहीं है कि भ्रूण पे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यूएस में थोड़ा सा उन्होंने डेटा जनरेट किया है कि दिया जा सकता है, तो वहाँ दिया जा सकता है, अभी हमारे पास नहीं है, तो आंसर है नहीं इसका। और सेकंड क्वेश्चन था आपका क्या? सेकंड में किन बीमारियों में कोविड-19 का वैक्सीन नहीं दिया जा सकता? हाँ, कोमार्बिड कंडीशन, ऐसा कोई भी कोमार्बिड कंडीशन नहीं है जिसमें नहीं दिया जा सकता है, सब में दे देना चाहिए। इवन जैसे कि किसी की जो है इम्यूनिटी कम है, कंप्रोमाइज स्टेजेस में बिकॉज ऑफ सम मेडिसिन हो रही है, उनको भी देने से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, तो किसी को भी दिया जा सकता है। कुछ लोगों को जिनको फर्स्ट डोज से प्रॉब्लम है कि उनमें कुछ रिएक्शन हुए, उन्हीं को सिर्फ आज की डेट में एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन वही है जिनको फर्स्ट डोज में प्रॉब्लम है। जहां तक किसी को सीवियर एलर्जी है ये, तो वहां पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बता दें, क्योंकि एडवर्स इवेंट को मैनेज करने के लिए व्यवस्था होती है अच्छे सेंटर्स में। और अगर किसी को बहुत ही सीवियर एलर्जी है कुछ चीजों से, जैसे किसी ड्रग्स एलर्जी है कि लेते ही एनाफाइलेक्सिस हो जाता है, उनमें संभल के देना है सिर्फ हमें, और वह जो है किसी अच्छे सेंटर पे जाकर लगाए, क्योंकि एनाफाइलेक्सिस अगर होता भी है, एनाफाइलेक्सिस होता है इमीडिएट ये रिएक्शंस, वह अगर होता है तो वहां मैनेज किया जा सकता है। तो ये जाके किसी अच्छे सेंटर पे अपने को बता दें, इन्फॉर्म कर दें। अदरवाइज कोमार्बिड कंडीशन जो है कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है आज की डेट में। जी जी हाँ। Of these